हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस विद चौहान। तो गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और हम यहाँ कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की भारत दृष्टि कर रहे हैं गाइस। हम जैसे कि हम जानते हैं जो आपकी भारत 2021 है, ये इसका सार है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। चलिए दोस्तों, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है जो कि है चैप्टर नंबर 4, जो है इसमें कृषि। तो दोस्तों, जैसे कि हम एक बार फिर से चैप्टर्स देख लेते हैं। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 है भारत भूमि और उसके निवासी, जो हम कर चुके हैं। राष्ट्रीय प्रतीक कर चुके हैं, राजनीतिक संरचना कर चुके हैं। अब हम करेंगे कृषि। टोटल चैप्टर हैं गाइज यहाँ पे 29। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम धीरे धीरे करके इस बुक को करेंगे कंप्लीट। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं कृषि से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ लिखा है भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या है, अहम भूमिका है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी का लगभग क्या है 54%, 54.6 जो परसेंट है कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों में लगा है। ठीक है, और देश के सकल मूल्य संवर्धन यानी कि वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2019 टू 20 में इसकी जो हिस्सेदारी है वो है 17.8%। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए भारत सरकार ने इसके सतत विकास हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ठीक है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना द्वारा सतत आधार पर मिट्टी की उर्वरता में सुधार लाने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से बढ़ती हुई जल क्षमता और सिंचाई के लिए उपयोग में सुधार करने, परंपरागत कृषि विकास योजना द्वारा जैविक खेती को समर्थन और किसानों की आय में वृद्धि हेतु एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन को समर्थन जैसे कई कदम उठाए हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में जोखिम कम करने के लिए खरीफ 2016 के साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भी शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, ये जो बुक है ये अधिकतर देखा गया है कि जो आपके आईएएस स्टूडेंट्स हैं यूपीएससी के, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज़ यहाँ पे हम थोड़ा सा उत्पादन की बात करते हैं। बाकी ये जो बॉक्सेस में है ये भी हम करेंगे, ये हम बाद में करते हैं। पहले हम फिलहाल देख लेते हैं। चलिए आइए एक बार हम वही करते हैं। अब बाकी हम एक बार देख लेते हैं जो हमने अभी स्किप किया है। ठीक है, तो अभी हमने ये स्किप किया था जिसमें लिखा है कस्तूरी कॉटन। देख लेते हैं क्या लिखा है इसमें, भारतीय कपास का नया ब्रांड। गाइस यहाँ लिखा है कि 7 अक्टूबर 2020 को द्वितीय विश्व कॉटन यानी कि कपास दिवस मनाया गया। तो इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रीमियम कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड और लोगो जारी किया गया। ठीक है, विश्व व्यापार में भारतीय प्रीमियम कपास अब कस्तूरी कॉटन के नाम से क्या है जाना जाता है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड अपनी सफ़ेदी, चमक, मृदुलता, शुद्धता, शुभ्रता, अनुठेपन, भारतीयता का प्रतिनिधित्व संपूर्ण विश्व में करेगा। भारतीय प्रीमियम कॉटन जो कि एक लंबी स्टेपल यानी कि रेशा कपास, ठीक है, रेशे की जो लंबाई है वो गाइस यहाँ लिखिए 29.5 मिलीमीटर से 30.5 मिलीमीटर माइक्रोनेयर मान है को कस्तूरी कॉटन ब्रांड नाम से जो है विभूषित किया गया है। तो लिखा है भारत एक ऐसा देश है जहां कपास की सभी 4 प्रजातियों को उगाया जाता है। ये प्रजातियां कौन कौन सी हैं, एक लिखा है गॉसिपियम आर्बोरियम एशियाई कपास हो गया, जी बार बेडेन इंडोनेशियाई इजिप्शियन कपास हो गया, जी हर स्यूटम यानी कि अमेरिकी कपास हो गया, जी हर बेसियम यानी कि एशियाई कपास हो गया। भारत के हाइब्रिड कपास उत्पादन में जी हर स्यूटम प्रजाति का अंश क्या है 88% है। फिर वर्तमान में बीटी कॉटन की सही हाइब्रिड प्रजाति जी हर स्यूटम से संबंधित है जो कि अमेरिकी कपास है। भारतीय कपास की ब्रांडिंग किए जाने से यह अन्य देशों के लंबे रेशे वाले यानी कि प्रीमियम कपास जैसी अमेरिकी पीमा कपास व सुपीमा कपास और मिस्र के कपास से वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकेगा। फिर लिखा है पीमा सुपीमा कपास अतिरिक्त लंबे रेशे
वाला कपास है, जो कि इसे मजबूती, मृदुलता, रंग, अवधारणा प्रदान करता है। गुजरात के सूरत क्षेत्र में उगाए जाने वाले कपास अपनी उच्च गुणवत्ता के कारण अमेरिकी कपास के समकक्ष माना जाता है। तो इसी प्रकार क्या है, पश्चिमी तमिलनाडु में उगाए जाने वाले लंबे रेशे वाला जो सुविन कपास मिस्र के कपास के समकक्ष गुणवत्ता वाला माना जाता है या है। फिर कस्तूरी ब्रांड और लोगों को इस समय वैश्विक बाजार में उतारा गया है, जबकि जो भारत अपने कपास बाजार को स्थिरता प्रदान करना चाहता है। फिर क्या, प्रतिवर्ष कृषि मूल्य और कीमत आयोग कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या घोषित करता है, जो कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड की अनुशंसा पर आधारित होता है। तो गाइस लिखा है, ध्यात है कि भारतीय कपास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2020 से 21 के लिए अब तक के सर्वोच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि इसमें रेट भी लिखा है गाइस। देखिए क्या लिखा है, मध्य रेशे वाले कपास का मूल्य 5515 रुपीज़ और प्रति कुंटल, और लंबे रेशे वाले का देखिए क्या लिखा है 5825 रुपये प्रति कुंटल का निर्धारण किया गया है। और उम्मीद जताई है कि नया कपास सीजन के दौरान क्या है, खरीद बढ़ेगी। फिर लिखा है, भारतीय कपास निगम द्वारा एक मोबाइल ऐप यानी कि क्या कॉट एली का विकास किया गया है। तो इस ऐप के माध्यम से मौसम की स्थिति, फसल की स्थिति और सर्वश्रेष्ठ कृषि प्रचालनों यानी कि जो ऑपरेशंस हैं के बारे में किसानों को सूचित किया जा सकेगा। भारतीय कपास निगम लिमिटेड यानी कि CCI की स्थापना जो है कब हुई है, 31 जुलाई 1970 को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में हुई है। फिर लिखा है, CCI भारत सरकार की एक मिनी रत्न कंपनी है और CCI की आज प्रमुख भूमिका मूल्य समर्थन संचालन करना है। फिर लिखा है, MSP संचालन के अलावा कमजोर मौसम में घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्ची सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए CCI वाणिज्य खरीद संचालन भी करता है और CCI की मुख्य शाखा नवी मुंबई महाराष्ट्र में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ लिखा है, मृदा के प्रमुख प्रकार। आइए थोड़ा सा देखें इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, भारत में रेगुर मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा अपक्षय के कारण हुआ है। फिर लिखा है, काली मिट्टी रेगुर भी मतलब काली मिट्टी को भी रेगुर कहते हैं, ठीक है। फिर लिखा है, सर्वाधिक रेगुर मिट्टी कहाँ है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी नमी को रोककर रखती है और अपनी सिंचाई की कम मतलब इसमें क्या होता है, सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। लेटराइट मिट्टी का रंग, तो लिखा है, लेटराइट मिट्टी का लाल रंग लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। भारत में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कछारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी है। तो लिखा है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या है, बांगर कहलाती है। चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण क्या है, अवनालिका अपर्दन है। तो ये सारी चीज़ें तो हम वैसे भी पढ़ते हुए आते हैं ज्योग्राफी में। फिर लिखा है, बलुई दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। फिर दोस्तों यहाँ क्या लिखा है, आइए देखें। इसमें लिखा है, मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं का क्रमिक अनुक्रम इस प्रकार है। देखिए क्या क्या आता है, सबसे पहले आसफल अपर्दन होता है, परत अपर्दन होता है, उसके बाद रिल अपर्दन होता है, अवनालिका अपर्दन होता है, उसके बाद धारा चैनल अपर्दन होता है। तो ये गाइस आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये मिट्टी दे रखी है, देखिए एक लिखा है वन मृदा, जलोढ़ मृदा, फिर लाल और पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और शुष्क मृदा। तो गाइस ये सारी जो मृदाएं हैं वो इस मैप में आप देख सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मृदा परतें, तो सबसे ऊपर जो लिखा है गाइस यहाँ पे वो लिखा है कार्बनिक पदार्थ लिखा है, धरातल आता है, खनिज मिश्रित कार्बनिक पदार्थ है, यहाँ उपमृदा है, यहाँ लिखा है बालू गाद चिकनी मृदा का मिश्रण होता है। अंतः स्तर में देखिए क्या लिखा है, मूल चट्टान लिखी है और आधार शैल में मौसम से अप्रभावित मूल सामग्री लिखी है। फिर लिखा है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने हेतु क्या लिखा है, उड़द की फसल उगाई जाती है, ठीक है। मतलब एक क्या कहते हैं ना, दलहन फसल उगाई जाती है गाइस अगर आपको उर्वरता बढ़ानी है। भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वो है आपका जस्ता। फिर लिखा है, सामान्यतः फसलें
उगाने के लिए उर्वर भूमि का pH मान कितना होना चाहिए, 6 to 7 के मध्य होना चाहिए। फिर है तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें लाइम यानी कि चूना का प्रयोग करते हैं। फिर मिट्टी का खारापन और क्षारीयता की समस्या के समाधान हेतु खेतों में जिप्सम का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कहाँ, उत्तर प्रदेश में, जबकि सबसे सर्वाधिक जो है लवणीय प्रभावित मृदा क्षेत्र कहाँ पे मिलेगा, आपको गुजरात में मिलेगा। देखिए गाइस यहाँ के लिखा है मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने के मुख्य उपाय क्या है, फसल चक्र है, मिश्रित खेती है और बहुफसलीय खेती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है हम देखते हैं। इसमें लिखा है 2021 से लेकर 2022 सत्र के विपणन की जाने वाली जो है रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखा है विपणन सत्र 2021 के लिए क्या MSP रुपये प्रति कुंटल लिखा है। यहाँ पे विपणन सत्र 2020 से 2021 के लिए MSP रुपये प्रति कुंटल लिखा है। फिर MSP की वृद्धि मतलब रुपए में कितनी हुई है और लागत की तुलना में प्रतिफल प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें कौन कौन सी है आपकी, हम कौन सी फसल की बात करें, रबी यानी कि गेहूं, जौ, चना, मसूर, आपका लिखा है रेपसीड, सरसों या कुसुम। तो एक बार गाइस आप इसका जो है आप खुद से देख लीजिएगा MSP क्या लिखी है यहाँ पे। अब इसमें यहाँ लिखा है कि लागत में सभी लागत जैसे मजदूरी, पशु श्रम, जो है मशीन श्रम है, भूमि का पट्टा किराया है, बीज है, उर्वरक है, खाद सिंचाई लागत, अवमूल्यन है, विधि कृषि खर्च है तथा परिवार के सदस्यों की श्रम लागत शामिल होती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है बागानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन। तो क्षेत्रफल 1000 हेक्टेयर में, उत्पादन 1000 टन में लिखा गया है। तो बागानी फसलें आपकी कौन कौन सी होती हैं, सेब है, केला, आम, कुल फल, प्याज, आलू, टमाटर, कुल सब्जियां, मतलब इसमें इसी को लिखा है कुल, इन सबको ऐड करके गाइस। ठीक है, जैसे कि इसमें उसका क्षेत्रफल लिखा है 2019-20 का, फिर 20-21 का लिखा है। ठीक है, तो इसमें लिखा है कि क्षेत्रफल है, उत्पादन है, क्षेत्रफल है, उत्पादन है। तो गाइस ये आप देख लीजिएगा क्या है, सेब, आम, केला, फिर है प्याज, आलू, टमाटर, फिर लिखा है कि तो गाइस यहाँ पे क्या लिखा है, इलायची है, मिर्ची, इलायची, मिर्ची, धनिया, हल्दी। तो गाइस ये आप एक बार इस वाले चार्ट को खुद से देख लीजिएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना PM किसान के तहत 8वीं किस्त जारी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसके तहत जो है इतने लाभार्थी किसानों को इतने रुपए के क्या है वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त जारी कब जारी हुई है, 14 मई 2021 को। पहली बार पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना से लाभान्वित होंगे अब। ठीक है, तो गाइस ये था थोड़ा सा अपडेट। अब लिखा है उत्पादन। तो उत्पादन क्या, वर्ष 2017 से 18 के चौथे अग्रिम अनुपात के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानतः क्या 284.83 मिलियन टन है, जो वर्ष 2016-17 के उत्पादन से क्या है अधिक है। फिर 2017-18 के दौरान हुआ खाद्यान्न उत्पादन पिछले 5 वर्षों यानी कि 2012-13 से 2016-17 के औसत उत्पादन से कितना 24.66 मिलियन टन अधिक है। फिर हम बात करेंगे किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की। तो भारत सरकार ने 2007 में किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुमोदन किया है। ठीक है, यहाँ लिखा है NPF। तो लिखा है इस नीति के प्रावधानों में जमीन, जल, पशुधन, मत्स्य क्षेत्रों और जैव संसाधनों संबंधित संपत्ति सुधार, सीमांत प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग आदि शामिल हैं। तो इसमें लिखा है नेक्स्ट जो लिखा है इसमें लिखा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो गाइस इसमें लिखा है कि इस योजना का अनुमान 50,000 करोड़ रुपए की लागत के साथ 5 वर्षों यानी कि 2015-16 से 2019-20 की अवधि हेतु किया गया था। इस अभियान का संचालन जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखा है किसान क्रेडिट कार्ड। तो प्रत्येक वर्ष बजट में सरकार कृषि ऋण हेतु वार्षिक लक्ष्य की घोषणा करती है। वर्ष 2016-17 में 9 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। फिर यहाँ लिखा है 10,65,756 करोड़ रुपए किसानों को कृषि ऋण के रूप में क्या है दिया जाता है। वर्ष 2017-18 में लिखा है यहाँ पे 10 लाख करोड़ रुपए जो है कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित था। तो गाइस यहाँ चलिए
फिर यहाँ है, इसमें लिखा है कि इसके तहत किसानों को 7% सालाना ब्याज पर 3 लाख रुपए तक का कर्ज 1 साल के लिए दिया जाता है। यदि इस ऋण का भुगतान समय पर कर दिया जाए तो ब्याज की दर 4% सालाना कर दी जाती है। अब गाइस यहाँ एक लिखा है फसल बीमा, अभी जो हमने पेज छोड़ा है उसको हम अभी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है फसल बीमा। तो भारत सरकार ने संशोधित राष्ट्रीय कृषि योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, नारियल वृक्ष बीमा योजना जैसी योजनाओं के अवयवों को मिलाकर राष्ट्रीय फसल बीमा योजना क्या है, कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामक कई नई योजना वर्ष 2016 में खरीफ फसलों के साथ ही लागू है। ठीक है, कृषि लागत और मूल्य आयोग, तो लिखा है एक समन्वित एवं संतुलित मूल ढांचा तैयार करने के उद्देश्य से गठित कृषि लागत और मूल आयोग का कार्य 23 उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्या है, परामर्श देना है। तो इसमें 7 खाद्यान्न कौन कौन से हैं, धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ, और 5 दलहनी उपजे हैं जैसे कि चना, तुअर, मूंग, उड़द, मसूर। 7 तिलहनी, तो इसमें आता है मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तोरिया, सरसों, कुसुम, निगेर सीड, तिल। फिर लिखा है यहाँ पे कोपरा, तो सूखा नारियल है। फिर कपास है, कच्ची पटसन है और गन्ना शामिल है। तो गाइस नेक्स्ट इसमें है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चलिए इससे पहले हम क्या करते हैं, इससे पहले जो हमने यहाँ पे देखा, तो इसमें लिखा है गाइस भारत मानसून का आगमन। ठीक है, भारत में अधिकांश वर्षा, इसमें लिखा है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रहार की समस्या सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो शीतकाल में मानसून की जो दिशा है वो उत्तर पूर्व से क्या है, दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। फिर उत्तर पूर्व मानसून से सबसे अधिक जो वर्षा कहाँ होती है गाइस, वो होती है आपकी इस साइड कहीं तमिलनाडु के इधर कहीं आपकी होती है कोरोमंडल तट पे, या तमिलनाडु राज्य को मिलती है। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो कहाँ है गाइस, माथेरान, जो कि है मेघालय में। कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ कहीं मिलेगा। चलिए आगे लिखा है भारत में सबसे कम वर्षा लेह कहाँ है गाइस, जम्मू कश्मीर या लद्दाख में होती है। भारत में सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, मतलब यहाँ से क्या है, मानसून लौटने लगता है। केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, यहाँ पे ऐसे इस तरह से सबसे पहले होता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होती है। तो दोस्तों आगे हम इसमें और क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं नीचे क्या लिखा है। नीचे लिखा है कि भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था कहाँ पे है गाइस, पुणे में स्थित है। भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर क्या है, पाया जाता है। और यहाँ लिखा है भारत में सर्वाधिक जो है वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय और क्या है, मेघालय, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लिखा है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर हैदराबाद में स्थित है और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली में क्या है, स्थित है। ठीक है, आगे और देख लेते हैं क्या क्या है दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखा है देखते हैं, ये क्या बना है। भारतीय मानसून है, तो यहाँ पे लिखा है ये आपका है हिंद महासागर, ये आपका है दक्कन का पठार, यहाँ है हिमालय, फिर है तिब्बत का पठार और है मध्य एशिया। ठीक है, जैसे हम देखते हैं ना ग्लोब में, वैसे ही कुछ बनाया इन्होंने। तो यहाँ से क्या होता है, आर्द्र वायु का उत्तर की दिशा में क्या होता है, बहाव होता है। ठीक है, उसके बाद ये दक्कन के पठार पे आ रहा है। यहाँ लिखा है वायु का ऊपर उठना, ठंडा होना और बादल का निर्माण। जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है तो ठंडी होती है और इससे क्या बनते हैं, बादल। जैसे ही बादल और ऊपर जाते हैं उसके बाद क्या होता है गाइस, यहाँ पे क्या होती है, बारिश हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, तो इसमें यहाँ से लिखा है कि गर्म धरातल है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, गर्म वायु का ऊपर उठना और निम्न वायु दाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है मानसून से अभिप्राय ऐसी जलवायु से है जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में क्या है, उत्क्रमण हो जाता है। फिर मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से होती है और भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। तो यहाँ पे ये वाला पेज हो गया गाइस खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हमें क्या पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो इसमें लिखा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त शासी निकाय है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत और
16 जुलाई 1929 को स्थापित इस सोसाइटी का नाम पहले क्या है, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था। ठीक है, फिर इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। बागानी, मत्स्य पालन, पशु विज्ञान सहित कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन और प्रबंधन करने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सर्वोच्च निकाय है। इसके देश भर में 101 ICAR संस्थान, ठीक है, और 71 कृषि विश्वविद्यालय हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है मिट्टी और जल उत्पादकता। देश के प्रमुख प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्रों, उप प्राकृतिक भूगोल संबंधी क्षेत्र, कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र 1992, पारिस्थितिकीय क्षेत्र 2015 और उप कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र तक पहुंच के लिए राष्ट्रीय मिट्टी सर्वेक्षण और भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो ने NBSS भूमि जियो पोर्टल क्या है, विकसित किया है। तो इससे मिट्टी जमीन के प्राकृतिक तो उसमें लिखा है मिट्टी जमीन के प्राकृतिक रूपों, वर्षा, तापमान, फसल वृद्धि अवधि और सिंचाई की स्थिति पर आधारित क्षेत्र विशेष की दृष्टि से अनुकूल लाभकारी फसलों और फसल क्रम की जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब लिखा है मृदा एवं जल उत्पादक। चलिए पीछे एक बार देखते हैं क्या हम छोड़ के आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कृषिगत उत्पादन 2020-21 तृतीय अग्रिम अनुपात। तो यहाँ लिखा है कि 25 मई 2021 को कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया। तो वर्ष 2020-21 के लिए तीसरे अग्रिम अनुपात के अनुसार देश में कुल जो खाद्यान्न उत्पादन है वो 305.44 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 के दौरान हुए कुल उत्पादन यानी कि 297.50 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में क्या है, 7.94 मिलियन टन अधिक है। फिर लिखा है वर्तमान वर्ष का उत्पादन अनुमान भी विगत 5 वर्ष मतलब पहले के 5 वर्षों में हुए औसत उत्पादन से क्या है 26.66 मिलियन टन अधिक है। तो वर्ष 2020-21 के दौरान चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड क्या है 121.45 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले 5 वर्षों में हुए 112.44 मिलियन टन के औसत उत्पादन से 9.01 मिलियन टन अधिक है। फिर लिखा है वर्ष 2020-21 के दौरान गेहूं का कुल उत्पादन कितना है, यहाँ पे 108.75 मिलियन टन होने के अनुमान लगाया गया है और साथ ही इस दौरान गेहूं का उत्पादन पिछले 5 वर्षों में हुए 100.42 मिलियन टन के औसत उत्पादन से कितना 8.42 मिलियन टन ज़्यादा है। फिर लिखा है वर्ष 2020-21 के दौरान पौष्टिक या मोटे अनाज का कुल उत्पादन 49.66 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 19-20 के दौरान हुए कुल उत्पादन यानी कि 7.75 मिलियन टन उत्पादन की तुलना में 1.91 मिलियन टन क्या है, ये भी अधिक है। फिर लिखा सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। यहाँ लिखा है मोटे अनाज का जो है वर्तमान उत्पादन सही है, पौष्टिक और मोटे अनाज का वर्तमान उत्पादन पिछले 5 वर्षों के औसत उत्पादन की तुलना में क्या है 5.68 मिलियन टन क्या है अधिक है। फिर वर्ष 2020-21 के दौरान दालों का जो उत्पादन है वो 25.58 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है और पिछले 5 वर्षों में क्या है हुए 21.93 मिलियन टन के औसत उत्पादन से कितना 3.64 मिलियन टन ज़्यादा है। फिर वर्ष 2020-21 के दौरान अब हम बात करेंगे तिलहन की, तो अनुमान कितना लगाया गया है 36.57 मिलियन टन और 19-20 के दौरान जो है कुल उत्पादन कितना 33.22 मिलियन टन की तुलना में क्या है 3.35 मिलियन टन अधिक है। तो इस दौरान तिलहन का उत्पादन पिछले 5 वर्ष के उत्पादन से क्या है 6.02 मिलियन टन अधिक है। फिर हम बात करेंगे गन्ने की, तो इसका कुल उत्पादन 20-21 में कितना हुआ है 2020-21 में हुआ है 392.80 मिलियन टन है और पिछले 5 वर्ष के 362.07 मिलियन टन औसत उत्पादन से कितना 30.73 मिलियन टन अधिक है। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे कपास की, तो यहाँ पे उत्पादन कितना है 36.49 और 5 उसके बाद कितना अधिक है गाइस अब 4.59 मिलियन गांठ अधिक है सॉरी। फिर लिखा है 2020-21 के दौरान जूट और मोस्ता का उत्पादन 9.62 मिलियन गांठ
प्रत्येक 180 किलोग्राम होने का अनुमान लगाया गया है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है खाद्यान्नों का उत्पादन सारणीवार ब्यौरा। तो यहाँ जैसे लिखा है, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ तो लिखी है फसल, फिर लिखा है वर्ष 2019-20 अंतिम अनुमान, फिर लक्ष्य वर्ष 2020-21 तृतीय अग्रिम अनुमान। तो जैसे इसमें लिखा है चावल का, तो इसमें 19-20 का अंतिम अनुमान कितना था, 118.87, ठीक है। लक्ष्य इसका था 119। अब इसके बाद हमने 20-21 का देखा, कितना 121.46। तो इस तरह से गई। यहाँ पे क्या लिखा है, चावल है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, छोटा अनाज, जौ और मोटा अनाज, ये सब है कुल अनाज, ठीक है। फिर उसके बाद है गाइज, यहाँ पे देखिए फिर वही है, अरहर, चना, उड़द, मूंग, मसूर, खरीफ दालें, अन्य रवि दालें, ठीक है। फिर लिखा है मूंगफली, रेपसीड, सरसों, सोयाबीन, गन्ना, कपास, जूट, मोस्ता। फिर लिखा है लाख गांठे प्रत्येक 170 किलोग्राम। अच्छा, इसका मतलब बताया गया गाइस, जो ये यहाँ पे लगा रखा है ना, ये था उसका मतलब है। तो अब लिखा है महत्वपूर्ण कृषि संस्थान की एक बार बात कर लें, तो लिखा है चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, कहाँ पे है आपका, जयपुर में है। फिर लिखा है विपणन निरीक्षण निदेशालय, कहाँ है, फरीदाबाद में है। फिर केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला कहाँ पे है, नागपुर में है। भारतीय मृदा विज्ञान संस्था, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ है आपका, भोपाल में है दोस्तों। फिर लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च आपका न्यू दिल्ली में है। फिर लिखा है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका कहाँ है, मनीला, जो कि फिलीपींस में है। फिर लिखा है उष्णकटिबंधीय अर्ध सूखे इलाके हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान आपका तेलंगाना में है दोस्तों। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान आपका कानपुर में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों, आपका लखनऊ में है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, बड़े से चार्ट में लिखा है खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो दोस्तों ये मैं आगे बढ़ा देती हूँ, ये एक बार क्या है आप खुद से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे हम मृदा एवं जल उत्पादकता की। तो लिखा है थार मरुस्थल के संकटग्रस्त पौधे सेरोपेजिया बल्बोसा के पारिस्थितिकी स्थल प्रतिरूपण को स्थानीय तौर पर पूरा किया गया, जिससे प्राकृतिक परिवेश में पौधे के पुनर्वास में सफलता मिली। फिर मृदा के अन्य मानकों के लिए मृदा परीक्षण, खाद्य अनुशंसा हेतु छोटी प्रयोगशाला मृदा परीक्षक में और सुधार किया गया। फिर लिखा है आईटी आधारित इसके उपकरण अब मृदा और फसल संबंधी खाद की सलाह अब सीधे किसानों को उनके मोबाइल पर भेजते हैं। फिर लिखा है फसल सुधार की बात करी गई है, तो लिखा है नई किस्मों, अधिक उत्पादकता वाली विभिन्न जैविक अजैविक महत्व की संकर सहनशील किस्मों को विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। विकसित की गई 209 किस्मों में से 117 अधिक उत्पादन करने देने वाली अनाज की संकर किस्में हैं, और अनाज की इन फसलों में 65 चावल की, 14 गेहूं की, 24 मक्का, 5 रागी, 3 बाजरा और 1 ज्वार, जौ, कंगनी, कोदो बाजरा, छोटा बाजरा और प्रोसो बाजरा की थी, ठीक है दोस्तों। चलिए लिखिए अधिक उत्पादन देने वाली तिलहन की 28 दालों की 32, वाणिज्यिक फसलें यानी कि कपास, गन्ना, जूट की 24 और चारे की 8 फसलें जारी की गई। फिर लिखा है पशुधन की बात करें अगर हम, तो भैंस सुधार परियोजना नेटवर्क के तहत क्या है, नली रवि, भदावरी और स्वयं प्रजनन केंद्र संरक्षण और सुधार इकाइयों के रूप में कार्य कर रहे हैं। जाफराबादी, पंधारपुरी, सुरती प्रजनन केंद्र, फील्ड वंश जांच और बैल उत्पत्ति के लिए सर्वोत्कृष्ट गौवर्ण के रखरखाव तथा 567 के प्रजनन योग खेड़ पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फिर लिखा है फसल प्रबंधन, गर्मियों में छिड़काव सिंचाई से संबंधित आधुनिक तकनीकों के जरिए जल के उपयोग से हरे चने का उत्पादन बढ़ने से IPM 205 से 7 की तुलना में सम्राट किस्म में अधिक स्थिरता का संकेत मिला है। छिड़काव सिंचाई से पानी कम यानी कि 26.3% इस्तेमाल हुआ है। जल उत्पादकता अधिक यानी
3.2% रही है और बाढ़ सिंचाई के मुकाबले प्रतिफल 28.4% बेहतर है। यहाँ लिखा है पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन। भारत के पास पशुधन और मुर्गी पालन की विशाल क्या है संपदा मौजूद है, जिसकी ग्रामीण जन की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने में बड़ी भूमिका रहती है। लिखा है 19वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में करीब 30 करोड़ गाय, 6.5 करोड़ भेड़ें और 13.5 करोड़ बकरियां, लगभग 1.03 करोड़ सूकर हैं। फिर पशु उत्पाद, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के अनुसार वर्ष 2015 से 16 के दौरान पशुधन क्षेत्र के मौजूदा उत्पादन दर कितनी है 5,91,619 करोड़ रुपए रही है, जो कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों के उत्पादन की 28.5% है। सतत मूल्य के अनुसार पशुधन उत्पादन की कीमत कृषि और संबंधित क्षेत्रों का लगभग 29% होती है। फिर लिखा है दुग्ध उत्पादन, तो भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया में सबसे पहले स्थान पर बना हुआ है। वर्ष 2016-17 और 17-18 के दौरान दुग्ध उत्पादन क्रमशः 16.54 करोड़ टन और 17.63 करोड़ टन पहुंच चुका है। इस हिसाब से दुग्ध उत्पादन में वार्षिक विकास 6.62% रहा। फिर गाइस यहाँ लिखा है 2017-18 के दौरान प्रति व्यक्ति दुग्ध जो उपलब्धता है यानी कि कितनी मिलती है 375 ग्राम प्रति दिन रही। फिर ऊन उत्पादन की अगर हम बात करें तो 12वीं योजना यानी कि जो 2012-13 की शुरुआत में ऊन उत्पादन 46.05 मिलियन किलोग्राम रहा। 14-15 के दौरान क्या है ये बढ़कर 48.1 मिलियन किलोग्राम पहुंच गया। 16-17 में ये हो गया आपका मतलब इसके उत्पादन में आई गिरावट 43.5 मिलियन किलोग्राम हो गया। और 17-18 की अगर बात करें तो ये भी क्या है उत्पादन इसका नकारात्मक है। किसका गाइस ऊन उत्पादन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ लिखा है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो डेयरी और पोल्ट्री क्षेत्रों में सफलता की तर्ज पर पशुधन के क्षेत्र में सतत और दीर्घकालीन विकास के लिए वर्ष 2014-15 में 12वीं योजना के अंतर्गत 2,800 करोड़ रुपए की अनुमोदित राशि के साथ राष्ट्रीय पशुधन मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों ये हम कर चुके हैं। आइए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है यहाँ पे किसान कल्याण मिशन। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन के प्रारंभ की घोषणा की गई। तो ये कार्यक्रम जो है संपूर्ण देश में 6 जनवरी 2021 से प्रभावी हो गया। फिर 6 जनवरी 2021 को लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड के अंतर्गत दादूपुर ग्राम के से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया। किसान कल्याण मिशन केंद्र सरकार के कृषि कल्याण अभियान की तर्ज पर प्रारंभ किए गया एक क्या है राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। इस मिशन के तहत प्रत्येक विकास खंड पर किसानों के हित में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। वास्तव में किसान कल्याण मिशन एक वृहद कृषि मेला लगाने का कार्यक्रम है और किसान कल्याण मिशन के माध्यम से किसानों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना के बारे में अवगत कराया जाएगा। फिर किसान कल्याण मिशन के 3 प्रमुख भाग हैं। इसके अंतर्गत तो यहाँ लिखा है दोस्तों कि इसके अंतर्गत कृषि सहवर्ती क्षेत्र की वृहद प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी और इस दौरान विभिन्न कृषि तकनीकों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जाएगी। किसानों को योजना की सम्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किसान गोष्ठी का क्या है आयोजन किया जाएगा। प्रदेश में समस्त विकास खंडों में किसान कल्याण मिशन का क्रियान्वयन 3 सप्ताह से पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर लिखा है कृषि और उससे संबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्या है कृषि प्रदर्शनियों का आयोजन, उसमें सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों और आजीविका मिशन के उत्पादन भी शामिल किए जाएंगे। इसके अंतर्गत किसान बैठकों का भी आयोजन होगा जिसमें प्रगतिशील किसान वैज्ञानिक और कृषि विभाग से जुड़ी कर्मचारी वैज्ञानिक खेतियों को जो है समझाएगा और सरकार की योजना के बारे में जानकारी देगा। तो इस योजना के दौरान किसानों को कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा। किसान कल्याण मिशन माध्यम से राज्य सरकार खेतीबाड़ी के उन्नत तौर तरीकों
के जरिए किसानों की आय बढ़ाने का कार्य करेगी। फिर लिखा है वर्ष 2018 में केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि कल्याण अभियान जो है कार्यक्रम शुरू किया था। मतलब इस अभियान का उद्देश्य क्या है, किसानों को उनकी खेती संबंधी तकनीकों में क्या है सुधार करने में सहयोग करना। और अब तक कृषि कल्याण अभियान के 2 चरण जो है पूर्ण कर लिए गए हैं और कुल 112 आकांक्षी जिलों में इस अभियान का जो है कार्यान्वयन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, एक बार देखते हैं। लिखा है अनुसंधान और विकास संगठनों के साथ संबंध। जैसे यहाँ लिखा है संगठन, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, तो इसमें कार्यक्रम का विस्तृत विवरण दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के अंतर्गत प्रजनक बीज उत्पादन और प्रशिक्षण अवसंरचना की सुदृढ़ीकरण। फिर लिखा है अरहर का उत्पादन बढ़ाने और उसे स्थिर करने के लिए क्या है हाइब्रिड आधारित क्या साइटोप्लाज्मिक मेल अनुवर्ता का मूल्यांकन। फिर लिखा है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली, तो दलहन पर मुख्य प्रदर्शन समेकित कीटनाशक प्रबंधन के गहन इस्तेमाल के जरिए क्या है अरहर और काबुली चने का उत्पादन बढ़ाना। फिर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस, तो इसमें लिखा है जलमग्न और सूखा सहनशील चावल की किस्मों के बीजों का उत्पादन और उसे ज़्यादा लोगों तक क्या है पहुंचाना। फिर उष्णकटिबंधीय अर्ध सूखे इलाके हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तेलंगाना। तो भारत में हाइब्रिड अरहर दाल की किस्मों के पास किसानों के पास पहुंचाना और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के वर्षा सिंचित इलाके में काबुली चने का उत्पादन बढ़ाना। अरहर के उत्पादन के लिए पानी वाले इलाकों का चुनाव करके वहां उनका उत्पादन करना। फिर लिखा है सूखे क्षेत्रों के अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, क्या लिखा है एलोपो सीरिया। फिर लिखा है बेहतर जीवन यापन तथा खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मसूर दाल का उत्पादन बढ़ाना। दोस्तों यहाँ लिखा है काबुली चना और क्या है मसूर दाल के पैदावार में आने वाली क्या है रुकावटों को दूर करने के लिए प्रजनन पूर्व और आनुवंशिक वृद्धि, भारत में पोषक सुरक्षा और बेहतर ग्रामीण जीवन के लिए पशु आहार और स्थायी चावल आधारित भोजन प्रणाली के तहत क्या ग्रास पी का उत्पादन बढ़ाना। फिर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड छोटे और सीमांत भू क्षेत्रों पर चावल के गहन उत्पादन की प्रक्रिया को लोकप्रिय बनाने का दृष्टिकोण। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र कहाँ पे गाइस, ये मेक्सिको में है आपका। किसानों के बीज तकनीकों और कम लागत वाले उपकरणों के इस्तेमाल को बढ़ाना और बेहतर जीवन यापन के लिए जोखिम वाले इलाकों के किसानों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। चलिए दोस्तों यहाँ पे ये वाला चार्ट हो गया कंप्लीट। आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है पशुधन गणना, जो हम पढ़ रहे थे अभी। तो इसमें लिखा है देश में पशुओं की गणना पहली बार कब की गई, 1919-1920 में हुई थी और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में क्या होता है ये गणना की जाती है। विभिन्न मवेशियों और पोल्ट्री पक्षियों से जुड़ी बृहद जानकारी एकत्र करने का क्या है एकमात्र स्रोत है। फिर लिखा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पशुपालन विभाग के साथ देश में 2019 में 20वीं पशुपालन गणना करवाई गई है और इस बात का संकेत देता है देश में कुल पशुधन संख्या जो है 2012 में कितनी थी गाइस, यहाँ लिखा है 510.06 मिलियन से बढ़कर कितनी हो गई है 536 मिलियन हो गई है, यानी कि इसमें जो वृद्धि हुई है वो हुई है 4.6% की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, लिखा है विभिन्न फसलों का निर्यात, विभिन्न फसलों और फलों का निर्यात। तो ये गाइस एक बार आप देखिए इसमें क्या क्या है। तो लिखा है तमिलनाडु के तंजावुर जिले के कुंभकोणम में पेपेंट विलेज राइस की 4.5 MT खेप जो है हवाई और समुद्री मार्ग से घाना और यमन को निर्यात की जाती है। ठीक है, ये इसमें जो टाइम पीरियड लिखा है मतलब कब का है, ये 29 मई 2021 की बात है ये। ठीक है, मतलब नया अपडेट है ये। फिर लिखा है बेंगलोर से प्रमाणित ग्लूटेन मुक्त जैविक कटहल पाउडर और कटहल क्यूब्स के एक खेप समुद्री मार्ग के जरिए
के जरिए कहाँ जर्मनी में निर्यात की जाती है। फिर लिखा है बिहार से शाही लीची की पहली खेप हवाई मार्ग से ब्रिटेन को निर्यात की गई। 1.2 मीट्रिक टन ताज़ा कटहल की खेप क्या है त्रिपुरा से लंदन निर्यात की गई। फिर लाल चावल की पहली खेप असम से कहाँ अमेरिका को निर्यात की गई। ठीक है। फिर आयरन से भरपूर चावल की किस्म को बाओ धान कहा जाता है। उड़ीसा के पारादीप बंदरगाह से गैर बासमती चावल की पहली खेप वियतनाम को क्या है निर्यात की गई। तो गाइस ये सारी अपडेट्स हैं। अब यहाँ लिखा है भारतीय मत्स्य पालन। तो लिखा है मौजूदा समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में क्या है दुनिया में किस स्थान पे आता है गाइस, दूसरे स्थान पे आता है। मत्स्य पालन के जरिए मछली उत्पादन प्राप्त करने में भी भारत जो है चीन के बाद किसमें दूसरे स्थान पे आता है। वर्ष 2017-18 में मछली उत्पादन का आंकड़ा 12.61 मिलियन मीट्रिक टन तक जा पहुंचा था। इसमें क्या है 3.69 मिलियन मीट्रिक टन जो है समुद्री मछली और 8.92 मिलियन मीट्रिक टन जो है आपकी आंतरिक मत्स्य पालन से, मतलब जो मछली है आंतरिक मत्स्य पालन से प्राप्त होती है। ठीक है। अब यहाँ लिखा है 1980 के दशक में मध्य में आंतरिक मत्स्य पालन क्षेत्र का योगदान कितना 34% था, जो हाल के वर्षों में बढ़कर कितना हो गया 80% हो गया। तो दोस्तों यहाँ जो है हमारा पूरा का पूरा जो ये चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। ये हम कंप्लीट कर चुके हैं कृषि। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक। अगर आपको कोई सजेशन देना है मेरी स्पीड या एक्सप्लेन करने का तरीका, हालांकि यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ कुछ एक्सप्लेन करने जैसी है नहीं, ठीक है। तो अगर कोई भी बात हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को शेयर करिएगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों अभी तक, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस मेरे चैनल का नाम है यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों चलिए अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आइए देख लेते हैं क्या है जो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो दोस्तों उस चैप्टर का नाम क्या होगा देख लेते हैं यहाँ पे, संस्कृति एवं पर्यटन। ये जो हमारा चैप्टर नंबर 5 होगा उसको हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।